हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज भारती की अग्निपुत्र सीरीज़ की नॉवेल मायाजाल का अगला भाग। दूसरे दिन सुबह वक्त पर ही सब लोग जाग गए। नाश्ते से निपटकर वे सब बाहर निकल आए। नौजवान भी साथ थे। जॉन ने सभी नौजवानों को इकट्ठा किया और बोला, बूढ़ों ने हमसे सहयोग का वादा किया था और अब तक उन्होंने नेक नियति से उसे निभाया भी। और इस हकीकत से भी हम अनजान नहीं है कि इस वीराने पर हम सिर्फ मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। खुराक की कमी, भयंकर तूफान किसी भी दिन हमें आखिरी सांस लेने को विवश कर सकता है। प्रोफेसर दयाल की जहानत व ज्ञान से भी हम इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने पता लगाया है कि इन ढलानों की दूसरी तरफ ठोस ज़मीन मौजूद है। वहाँ वनस्पति भी है और शिकार के लिए जंगली जानवर भी। अगर हम वहाँ तक पहुँच जाएं तो बर्फ़ के इस नर्क से छुटकारा पा सकते हैं। वहाँ से संभव है सभ्य संसार से भी स्थापित करने में सफल हो सके। प्रोफेसर दयाल ने वहाँ तक पहुँचने के लिए कई तजुर्बे भी किए हैं जिन्हें वे हमारे सामने दोहराना चाहते हैं। हमें उनके इस तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। आपकी क्या राय है? अगर बर्फ़ के इस जहन्नुम से छुटकारा मिल सकता है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? एड्रक ने कहा और उन सभी नौजवानों ने भी समर्थन में हाथ उठा दिए जो वास्तव में बूढ़ों के साथ थे। उनकी देखा देखी दूसरे नौजवान भी तैयार हो गए। तब जॉन प्रोफेसर से संबोधित हुआ, प्रोफेसर, हम आपके परीक्षण देखना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले यह वायदा ज़रूरी है कि वहाँ जाकर भी आप लोग अपने वायदे के पाबंद रहेंगे। जॉन, हम बूढ़े यहाँ से निकलने की एक कोशिश कर रहे हैं। अगर हम कामयाब हो गए तो उस जगह पहुँच भी हम आपकी ग़ुलामी रहेंगे। वहाँ जाकर हमारी शक्ति बढ़ तो जानी नहीं है। मैं एक बार फिर कहूँगा कि लड़कियों के सहयोग से युवा दिलों में अगर नया उत्साह व उमंगें पैदा हो जाती हैं तो हम सभी का इसमें हित ही है। खैर, ये वादा है, ये हम सब बूढ़ों का वादा है कि नई दुनिया में कदम रखते ही नौजवानों को दाम्पत्य जीवन में बांध दिया जाएगा, एडमंड सिस्को ने कहा। तब हम सब तैयार हैं। नौजवान खुशी से चीखने लगे। प्रोफेसर दयाल ने उन्हें अपने साथ आने का इशारा किया। वे सब उनके पीछे पीछे चल पड़े। उनका रुख खौफनाक ढलानों की तरफ था। ढलानों तक लंबा व कठिन रास्ता तय करके वे उस निशान तक पहुंच गए जो प्रोफेसर दयाल ने कुछ दिन पूर्व परीक्षण करने के बाद लगाया था। प्रोफेसर उस निशान के निकट पहुंच गए। यहाँ बर्फ़ बहुत हल्की है और उसके नीचे ऐसे ही स्याह पत्थर मौजूद है जैसे मैंने वहाँ निशानी के तौर पर लगाए। क्या नौजवान कुछ भारी पत्थर काटने में मेरी मदद करेंगे? ज़रूर। कुछ नौजवान आगे बढ़े और फिर बर्फ़ तोड़ने वाली कुदालों से बर्फ़ हटाकर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े काटने लगे। कुछ ही देर में 4-5 वजनी पत्थर काट लिए गए और फिर प्रोफेसर के इशारे पर एक पत्थर निशान से दूर ले जाया गया और ढलान के किनारे ले जाकर उसे नीचे लुढ़का दिया गया। पत्थर ढलान पर फिसलने लगा और नौजवान ये खौफनाक दृश्य देखने लगे। एक जगह पहुंचकर वह पत्थर ज़ोर से उछला और न जाने कहाँ गायब हो गया। नौजवानों के दिल दहल उठे। इसलिए हमने इस जगह को खतरनाक निश्चित किया है, प्रोफेसर दयाल ने कहा। फिर उसके पत्थर उसी तरह निशान की दूसरी तरफ लुढ़का दिया। इस पत्थर का परिणाम भी वैसा ही हुआ। फिर एक के बाद दूसरा 3 पत्थर उस निशान के सामने आगे पीछे रखे गए और पहले पत्थर के निशान के सामने वाले ढलान में डाल दिया गया। पत्थर का तूफ़ानी सफ़र शुरू हो गया और वह तेज़ी से निगाहों से दूर होता गया। लेकिन इस पत्थर ने बर्फ़ के दूर दूर फैले बयानों को बखूबी पार कर लिया और उसकी स्याही उस समय तक नज़र आती रही जब तक कि वह दिखना बंद न हो गया। नौजवान भयभीत निगाहों से इस परीक्षण को देख रहे थे। प्रोफेसर ने उनकी तरफ देखा और कहा, मैंने सोचा था कि एक चौड़ी सिल काटूंगा जिसमें चारों तरफ बर्फ़ खोदने वाले कुदालों कीलों की तरह बाढ़ दिए जाएंगे। उस सिल पर नर्म चीज़ें बिछाकर उसे इस योग्य बनाने का इरादा था कि इंसानी जिस्म को उस पर कष्ट न हो। फिर रस्सियों की मदद से मैं अपनी दोनों बच्चियों और ख़ुद को उन गड़ी कुदालों से जकड़ लूँगा और उसके बाद हम ढलानों का सफ़र शुरू कर देंगे और उस घाटी तक पहुँच जाएंगे जो इस बर्फ़ के कैद खाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है और जहाँ जीना भी अधिक कठिन नहीं रहेगा। हम वहाँ से और आगे बढ़ने का प्रबंध भी कर सकते थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी ये सोचें स्वार्थपूर्ण है। मैंने सोचा कि अपनी तजवीज़ दूसरों के सामने भी रख दूं ताकि दूसरे भी हिम्मत करें। और अब अपने परीक्षण सहित अपनी ये योजना मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप सब इस सफ़र के लिए आमंत्रित हैं। हाँ, सफ़र का तरीका थोड़ा बदल दिया गया है। प्रोफेसर ने चुप होकर नौजवानों के खुश्क चेहरे और खौफजदा आंखें देखी और उसकी आंखों में उपहासपूर्ण मुस्कानों भर आई। मुझे आपकी हालत देखकर बड़ा दुख हो रहा है। आप जो हम बूढ़ों का कत्ल करने के लिए बड़े जोश में नज़र आ रहे थे, मेरी तजवीज़ सुनकर भयभीत हो गए। अजीब रंग है आपके खून का। क्या यही आपकी दिलेरी? व्यंग न कसें प्रोफेसर, जॉन ने आगे बढ़कर कहा। यद्यपि आपका तजुर्बा खतरों से खाली नहीं है, लेकिन बर्फ़ के इस वीराने में सिसक सिसक कर मौत का इंतज़ार करने से तो अच्छा है कि ज़िंदगी के लिए एक बार संघर्ष कर ही लिया जाए।
अगर इस कोशिश में मौत भी आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगी, लेकिन इससे पहले कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। पूछो बेटा। पहला ये कि क्या पत्थरों पर हमें उसी ढंग से सफ़र करना होगा जिस तरह आपने बताया? दूसरा, क्या आप बूढ़े हमारे साथ धोखा तो नहीं कर रहे? मैं बता चुका हूँ कि सफ़र के इस तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया है। रही धोखे की बात, तो इसके लिए इतना ही कह देना पर्याप्त है कि इस योजना में धोखे की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं है कि इस सफ़र में हम सब एक साथ ही होंगे। ज़िंदगी या मौत जो भी मुकद्दर में होगा सभी के लिए होगा। जॉन समझने वाले भाव में ही गर्दन हिलाने लगा, फिर बोला, मैं संतुष्ट हूँ प्रोफेसर। अब आप वह तरीका भी बता दें जिससे हमें यह सफ़र करना है। प्रोफेसर ने एक उचटती लेकिन मुस्कुराती निगाह उत्सुक खड़े नौजवानों पर डाली, फिर बताने लगा, हम नष्ट हो चुके अपने उस जहाज़ को बर्फ़ के उस पार से खोद कर निकालेंगे, उसके सामने का क्षतिग्रस्त भाग ठीक कर लेंगे और फिर उसे इस ढलान तक ले आएंगे। फिर हम सब उस जहाज़ में बैठ जाएंगे और उसे इन ढलानों पर छोड़ दिया जाएगा। यूँ हमारा यह सफ़र उस जहाज़ में ही होगा, लेकिन तब वह हवा में नहीं उड़ेगा बल्कि बर्फ़ पर दौड़ेगा। ओह! जॉन के चेहरे पर अनूठे भाव फैल गए। वह चकित निगाहों से ही प्रोफेसर को देख रहा था। दूसरे कई नौजवानों के चेहरे भी सुर्ख हो गए थे। सफ़र करने का वह तरीका पत्थर बिसल वाले तरीके से ज़्यादा दिलचस्प था और इसके लिए सभी तैयार भी थे, जिसका अंदाज़ा उनके चेहरों से हो रहा था। क्या ख्याल है दोस्तों? हम सब तैयार हैं, लगभग सभी एक साथ ही बोले थे। बर्फ़ पर यह तेज़ रफ्तार सफ़र ज़िंदगी का एक अनूठा सफ़र होगा। जॉन उत्साहित से ही बोल रहा था। नतीजा कुछ भी हो, हम आपके साथ हैं प्रोफेसर। हम सब आपके निर्देशानुसार काम करने को तैयार हैं। जॉन आंद्रे की इस योजना पर नौजवान तालियां पीटने लगे। इनमें बूढ़ों की तालियां भी शामिल थीं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो केवल मुस्कुरा रहे थे और उनके मुस्कुराहट में मौत छिपी हुई थी, जैसे एडमंड सिस्को, प्रोफेसर दयाल और एड्रक। अगला दृश्य। बर्फ़ की खुदाई का दृश्य अत्यंत जोश भरा था। लगभग 225 आदमी बर्फ़ की इस विशाल चट्टान को ढहा देने में प्रयत्नशील थे। यह खुदाई अधिक कठिन नहीं थी, सिर्फ बर्फ़ के इस तोदे को ज़मीन पर बिखेर देना था जो पहाड़ की शक्ल रखता था, और सभी जी जान से इसमें व्यस्त थे। हाँ, प्रोफेसर दयाल के नेतृत्व में बूढ़ों की एक टीम अलग हो गई थी। वे लोग मछलियाँ प्राप्त करने निकल गए थे। शाम को जब वे लोग लौट कर आए, तब उनके साथ रोजाना से भी ज़्यादा मछलियाँ थीं, जिसे देखकर खुदाई करने वालों ने खुशी का नारा लगाया। पूरे दिन की सख्त मेहनत का परिणाम नजर आ रहा था। चट्टान की एक बगल से जहाज का झांसा चमकने लगा था। अब हर दिल में उमंग थी, लेकिन जो लोग अपने मुकद्दर पर स्याही मल चुके थे, उनकी खुशी क्षणी की थी, और बूढ़ों का गिरोह उन्हें सिर्फ अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इस गिरोह से बूढ़ों को कोई दिलचस्पी हमदर्दी नहीं थी। अगर वे चालाकी से काम न लेते तो शायद वे उन्हें कत्ल कर चुके होते, और बर्फ़ पर एक शर्मनाक नाटक आरंभ भी हो चुका होता, जिसमें कौमार्य की धज्जियाँ उड़ा दी जाती, इंसानियत की चीखें इस वीराने में गूंज रही होती। ऐसे दरिंदों को बेवकूफ़ तो बनाया जा सकता, लेकिन इनसे हमदर्दी कैसे हो सकती थी? दूसरे दिन सुबह से ही वे फिर अपने काम में लग गए। बूढ़े खुराक की तलाश में निकल गए। नौजवान आजकल अधिक लगन व तेज़ी से काम कर रहे थे, इसलिए अब सूरज ने वापसी का सफ़र शुरू किया तो जहाज़ बर्फीली चट्टान से मुक्त था, और यह ढांचा वापसी पर बूढ़ों ने भी दूर से ही देख लिया था। प्रोफेसर दयाल के होठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद ये बूढ़े नौजवानों को मुबारकबाद दे रहे थे। शाम को खाने पीने से निश्चिंत होकर एक मीटिंग हुई, जिसमें आगे के कार्यक्रम पर गौर करना था। अब हमें क्या करना है प्रोफेसर? जॉन ने पूछा था। कल का दिन हमारे सफ़र का दिन होगा। मुमकिन है कल तैयारियां पूरी ना हो सकें। ऐसी सूरत में परसों सुबह हम ज़रूर सफ़र के लिए तैयार होंगे। जहाज़ में मोटे मोटे रस्से तो हैं ही, उन्हीं रस्सों से बांधकर जहाज़ को बर्फ़ पर घसीटना है। काम कठिन है, पर हौसले बुलंद हो तो इस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं। आप चिंता ना करें प्रोफेसर, हम नौजवान आपके कहने पर सब कुछ करने को तैयार हैं, जॉन ने जवाब दिया। कुछ देर के विचार विमर्श के बाद दिन भर के थके मांदे लोग आराम करने लेट गए। अगला दृश्य। दूसरी सुबह फिर एक संघर्ष में सुबह थी। आज का संघर्ष सबसे सख्त था, इसलिए सभी बहुत सुबह ही उठ गए थे। जहाज़ से मोटे मोटे रस्से निकाले गए। ये रेशमी रस्से काफ़ी मजबूत थे। इन्हें पूरी मजबूती के साथ जहाज़ के विभिन्न हिस्सों के साथ बांध दिया गया। फिर कई टीमें बन गईं, जिनमें लड़कियों व बूढ़ों की टीम अलग अलग थी। इस काम से निपटकर उन्होंने नाश्ता किया और फिर अपनी अपनी ड्यूटी पर आ गए। प्रोफेसर दयाल कमांडर की हैसियत रखता था, इसलिए सभी टीमों के तैयार हो जाने के बाद उसने इशारा किया और सभी एक साथ जोर लगाने लगे। संगठित शक्ति थी और जहाज़ भी बहुत हल्का हो चुका था। वे लोग सुगमता से ही उसे अपनी जगह से खिसकाने में सफल हो गए, और फिर यह सफ़र आरंभ हो गया। विशालकाय जहाज़ का ढांचा बर्फ़ पर खिसक रहा था, और जब वह बर्फ़ से निकल आया तो इस सफ़र में और आसानी हो गई। उसके पहिए खुले हुए थे और बर्फ़ में दबे रहने पर भी जाम नहीं हुए थे। यूं पहियों के रहते इसे आसानी से ही बर्फ़ पर ढकेला जा रहा था। वे लोग इस सफलता पर बहुत खुश थे। उनके ख्याल
मैं जहाज़ को बर्फ़ पर ढकेल कर इतना लंबा सफ़र करना एक कठिन काम था, पर यही काम अब बहुत आसान हो गया था और अब जहाज़ को सख्त बर्फ़ पर घसीटने में अधिक ताकत भी नहीं लग रही थी। सिस्को और प्रोफेसर साथी थे। प्रोफेसर कह रहा था, इस अप्रत्याशित सफलता के बाद आगे के सफ़र के आज ही आरंभ हो जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। लेकिन मिस्टर सिस्को, मैं एक बात सोच रहा हूँ। वह क्या? सिस्को ने भी उसी के से धीमे लहजे में पूछा। इन पहियों के साथ बर्फीली ढलान पर फिसलते समय जहाज़ किसी जगह फंसकर उलट भी सकता है। क्या इन पहियों का मैकेनिज्म ठीक है? शायद ठीक ही हो, हम उसे चेक कर लेंगे। वैसे अगर पहिए बंद ना हो सके तो उन्हें निकाल लिया जाएगा। हाँ, ऐसा करना ही पड़ेगा, पहिए नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। फासला तेजी से तय हो रहा था। सब इस बात पर खुश थे कि काम आशा के विपरीत बहुत आसान हो गया है। ढलान तक का यह लंबा सफ़र भी अंततः तय हो ही गया। नौजवानों ने ढलान से कुछ दूर रस्सियाँ छोड़ दी। यहाँ तक आने में उन्हें सिर्फ 2 घंटे लगे थे और अभी पूरा दिन बाकी था। नौजवान बर्फ़ पर चारों तरफ बिखर कर सुस्ताने लगे। जॉन प्रोफेसर और सिस्को के पास पहुँच गया था। अब क्या प्रोग्राम है? हमारे लिए क्या हुक्म है? अभी तो आराम करो, हम तब तक कुछ काम कर लेते हैं। हमें ये पहिए बंद करने या निकालने होंगे, फिर विंडशील्ड को भी बंद करना है। हाँ, इसके बाद का काम कुछ कठिन ज़रूर है। आप आज्ञा दें, अब हमारे सामने कठिन कुछ भी नहीं है। जॉन के स्वर में एक नया उत्साह था। जहाज़ को एक खास हद तक ढलान के ऊपर ले जाना है, ताकि यानी कि उसका इतना हिस्सा ढलान के दूसरी तरफ निकल जाए जिस पर दबाव पड़ने से वह ढलान पर लुढ़क सके। जाहिर है, जहाज़ में हम सब एक साथ दाखिल होंगे। फिर जहाज़ को ढलान पर कैसे ढकेला जा सकेगा? इसका हल सिर्फ यही है कि जहाज़ का अगला ढलान पर ले जाया जाएगा और फिर सब पीछे से उसमें दाखिल हों। फिर दरवाज़ा बंद करके सारा वजन अगले हिस्से पर डाला जाएगा ताकि दबाव पड़ने से जहाज़ ढलान पर लुढ़क जाए। काम है तो खतरनाक, पर किया कैसे जाएगा? जहाज़ के अगले हिस्से में एक रस्सी मजबूती से बांधी जाएगी। नौजवान मजबूती से ही वह रस्सी पकड़े हुए ढलान में उतरेंगे। वही जहाज़ को ढलान पर खींचेंगे और जब वह निश्चित सीमा तक आगे सरक जाएगा, नौजवान वापस लौट आएंगे। खुदा की पनाह, काम बहुत ही खतरनाक है, पर मेरे बहादुर साथी इससे भी इनकार नहीं करेंगे। तो फिर जाओ, अपने साथियों से सलाह कर लो, प्रोफेसर ने कहा और जॉन चला गया। उसके जाते ही सिस्को ने नज़र बचाकर एड्रक को इशारा किया। वह लापरवाही से चलता उनके पास आ बैठा। क्या तुमने अपना काम कर लिया एड्रक? पूरा। इस अभियान में हमारा एक भी साथी तैयार नहीं होगा, एड्रक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गुड। सिस्को भी मुस्कुरा दिया। अब तुम जाओ, उनकी बातचीत सुनो। एड्रक के चले जाने के बाद वे जहाज़ में दाखिल हो गए। अगला दृश्य। दिन के 2 बजे थे जब वह कील कांटे से लैस हो चुके थे। विंडशील्ड का हिस्सा मजबूती से बंद कर दिया गया था। पहिए बंद हो चुके थे और जहाज़ के अंदर रस्सियों का ऐसा जाल बुन दिया गया था कि तीव्र गति के बावजूद वे सब उस जाल में फंसे रहे, लड़खड़ाकर एक दूसरे पर न जा पड़े। यूं वह जहाज़ में इधर उधर टकराने से भी सुरक्षित रह सकते थे। ये बेहतरीन इंतज़ाम भी प्रोफेसर दयाल के दिमाग की उपज थी। जॉन व दूसरे नौजवानों ने इस प्रबंध को देख संतुष्टता ही व्यक्त की थी। बाहर जॉन अपना काम कर चुका था। उसने 7 ऐसे युवक तैयार कर लिए थे जो जहाज़ को ढलान तक खींच ले जाने को रजामंद थे। बहरहाल, बागी नौजवानों के एक बड़े गिरोह ने ही यह जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली थी। जहाज़ के अंदर एक मजबूत कड़े से एक मोटा रस्सा बांध दिया था। सिस्को अपने एक पायलट साथी के साथ अंदर बैठ गया था। प्रोफेसर व दूसरे बूढ़े बाहर ही खड़े थे और फिर 60 नौजवान रस्से की तरफ बढ़े। उन्होंने रस्सा मजबूती से पकड़ लिया और उस खौफनाक ढलान में उतरने लगे। मजबूत रस्से को पकड़कर वे सब नीचे उतर रहे थे। उनके चेहरे जर्द थे और बदन कांप रहे थे, पर अब तो वे इस काम का बीड़ा उठा ही चुके थे। पंक्तिबद्ध वे नीचे उतरते रहे और काफ़ी गहराई में उतर गए, यहाँ तक कि रस्सा खत्म हो गया और फिर वह वर्ग पर पांव टिकाकर जोर लगाने लगे। विशाल काय जहाज आगे सरकने लगा। देखने वालों की सांसें रुक गई। निसंदेही बड़ा खौफनाक काम था। जहाज ढलान की तरफ सरकता रहा और फिर उसका अग्रभाग काफ़ी हद तक ढलान पर झुकाया। तब दरवाजे पर खड़े पायलट ने प्रोफेसर का इशारा पाकर सिस्को से कुछ कहा और सिस्को का दिल धक धक करने लगा। एक खौफनाक जिम्मेवारी उसके सुपुर्द की गई थी। एक भयानक काम उसे करना था और ये जिम्मेवारी निभाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, पर यह जिम्मेवारी उसे पूरी करनी थी। उन लड़कियों की इज्जत के लिए जो इन बूढ़ों पर भरोसा करती थी। खुद बूढ़े सिस्को की बेटी अमेरिका में मौजूद थी। ये भी उसकी बेटियां थीं और इनकी आबरू व सम्मान की जिम्मेवारी भी उसी तरह उसके कंधों पर थी जैसे उसकी अपनी बेटी थी। ये बिगड़े हुए नौजवान इन मासूम लड़कियों की इज्जत को दागदार करना चाहते थे और इन मासूम असहाय लड़कियों की इज्जत, इन दरिंदों से बचाने की जिम्मेवारी इस वक्त सिस्को के सुपुर्द की गई थी। उसके कांपते हुए हाथ उस रस्से की तरफ बढ़े जिसे नौजवान पकड़े हुए थे। रस्सी में लगी गिरह उनकी ज़िंदगी की जमानत थी। इस रस्से में उनकी ज़िंदगी के तार बंधे थे और ये बात बहुत कम लोगों को मालूम थी कि इन बदनसीबों की मौत का फैसला कर लिया गया है। यह फैसला लड़कियों को बचाने के लिए किया गया था।
सिस्को के कांपते हुए हाथ आगे बढ़े। जहाज पूर्ववत धीरे धीरे रेंग रहा था और फिर सिस्को ने गिरा का फंदा निकाल दिया। वह कील अपनी जगह से हटा दी जिसमें रस्सी फंसी हुई थी। इसके साथ ही बाहर कोहराम मच गया। लोग दहशत से चीखते हुए एक दूसरे से लिपट गए। लड़कियां भय से रोने लगीं। हाँ, प्रोफेसर दयाल के चेहरे पर गहन गंभीरता के भाव थे। रस्सा खींचने वाले नौजवानों की हृदय विदारक चीखें वातावरण में गूंजी और सफ़ेद बर्फ और स्याह धब्बे फैलते चले गए। उसी क्षण जॉन ने दहाड़ते हुए प्रोफेसर दयाल का गिरेबान पकड़ लिया। ये क्या हुआ बूढ़े खबीस, ये क्या हुआ? रस्सी कैसे खुल गई? यह साजिश है। कुत्ते बोल, जवाब दे। दूसरे ही क्षण प्रोफेसर का एक जोरदार घूसा जॉन के चेहरे पर पड़ा और जॉन दूसरी तरफ उलट गया। यह साजिश ही है मेरे बेटे, तुम जैसे दरिंदों को मौत के गार में ढकेलने की साजिश। तुझे मेरी बेटी पसंद थी ना? नापाक इरादों से ही तुमने मेरी बेटी का हाथ पकड़ा था ना? कामुक कुत्तों, तुम लोगों का अंजाम इससे भी बदतर होना चाहिए था। अब स्थिति बदल चुकी है कुत्ते। हमने अपनी बेटियों को बचा लिया है। उन तमाम मासूम बच्चियों की इज्जत बचा ली है जो खतरे में थी। इन कमज़ोर बूढ़ों ने पाल पोस कर अपनी अपनी बेटियों को इसलिए जवान नहीं किया था कि वो उन्हें तुम्हारी हवस की भेंट चढ़ा दें। हमने ये साजिश उसी वक्त कर डाली थी जब तुम इंसानियत से नीचे गिरे थे। हम भी तो इस बर्फ़ के वीरानों में तुम्हारे साथी थे। हमें भी तो अपनों का ख्याल था। तुम नौजवान जो हमारे अपने बनते, हमारी इज्जत के लुटेरे बन बैठे। तुमने हमें कत्ल करने का फ़ैसला किया था। हमें भी यही फ़ैसला करना पड़ा और देख लो, हम कामयाब हो गए। हम बूढ़े, समझे मेरे बेटे? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी बोटी बोटी कर इन वीरानों में फैला दूंगा। साथियों, आओ, बोटी बोटी कर दो इसकी। जॉन दहाड़ा और उसके बचे हुए साथी प्रोफेसर की तरफ दौड़े। लेकिन तभी एड्रक के वे बहुत से नौजवान जो दिल से इन बूढ़ों के साथी थे आगे बढ़ गए। हमारे होते हुए ये कैसे मुमकिन है दोस्तों? यही मौत ही तो अब तुम्हारा मुकद्दर भी है। हम दिलों से अपने इन बुज़ुर्गों की इज्जत करते हैं। इन लड़कियों की इज्जत इनकी नहीं, हमारी इज्जत है। संकट के इस क्षणों में तुमने मजबूर बूढ़ों व मासूम लड़कियों को अपनी ताकत से दबाना चाहा। तुम एड्रक, जॉन ने कुछ कहना चाहा। बको मत। पागल दरिंदों को कुचलने की ताकत अभी हम में है। पर बुजुर्ग एक असंतुलित लड़ाई में पड़ अपनी जानें गंवाना नहीं चाहते थे। मैं और मेरे साथी तुम्हारे साथ नहीं, इन बुजुर्गों के साथ है, समझो कुत्ते? और फिर देखते ही देखते एड्रक व उसके साथी उन वहशी नौजवानों पर टूट पड़े। बर्फ पर जिंदगी और मौत के बीच एक निर्णायक संघर्ष आरंभ हो गया। जॉन तो जैसे पागल हो गया था। वह वहशियों की तरह प्रोफेसर दयाल पर वार कर रहा था, लेकिन शिकस्त आज भी उसका मुकद्दर थी। बूढ़े प्रोफेसर में न जाने इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। कैसी बिजलियाँ भर गई थी उसमें। वह देवकाय जॉन पर भारी पड़ रहा था। घूंसे, लातें, सिर की टक्करें मार मार कर प्रोफेसर ने उसका हुलिया बिगाड़ दिया। और अपनी समस्त महारतों व पेशेवर दक्षता के बावजूद जॉन अभी तक प्रोफेसर को छू भी नहीं सका था। उधर एड्रक व उसके साथियों ने जॉन के बचे कुचे साथियों को सीधा कर दिया। उनमें से बहुत से ज़मीन पर पड़े बेबसी से ही उन्हें देख रहे थे। प्रोफेसर दयाल ने जॉन को अपने हाथों पर उठा सिर से ऊंचा कर लिया। जॉन ने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन प्रोफेसर दयाल के सामने उसकी एक न चली। उसे उठाए उठाए प्रोफेसर ढलान के किनारे आ गया और जॉन चीखने लगा। अब वह रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, जिंदगी की भीख मांग रहा था। तेरा खून गंदा है जॉन, मैं तुझे माफ़ नहीं कर सकता। नाली के कीड़े, काश या कुत्ते होते तो मैं तेरी बोटी बोटी कर उन्हें खिला देता। कहते हुए प्रोफेसर ने उसे ढलान पर उछाल दिया। जॉन की चीख बहुत भयानक थी। वह ढलानों पर तूफ़ानी गति से फिसलता जा रहा था और लड़कियां काँप रही थीं। इन सबको भी अपने लीडर की सेवा में रवाना कर दो। प्रोफेसर मुड़कर गुर्राया और बर्फ़ पर पड़े नौजवान चीख उठे। उन्होंने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन दूसरे नौजवान उन्हें भागने देते तब ना, और फिर उन्हें भी एक एक करके ढलानों पर फेंक दिया गया। यह था उन मगरूर बिगड़े नौजवानों का अंजाम जो मानवता के विरोधी थे, जो अपना कर्तव्य भुलाकर हवस के शिकंजे में जकड़े थे, जिन्होंने शैतान को दोस्त बना लिया था। अगला दृश्य, हवा साएं साएं कर रही थी और चारों तरफ सन्नाटा छाया था। ढलान पर लुढ़कने वालों का अब नामो निशान भी नज़र नहीं आता था। हाँ, उनकी चीखों की गूंज न जाने कहाँ कहाँ से होती हुई अब भी उनके कानों तक पहुँच रही थी, या फिर ये महज उनके कानों का भ्रम था। दिल दहला देने वाली चीखों का प्रभाव जो अभी तक उनके जहन से सिमट नहीं रहा था। सब खामोश थे। इस भयानक घटना के बाद उनकी चेतना शून्य पड़ गई थी। सोचने समझने की शक्ति जाती रही थी। कान साएं साएं कर रहे थे और दम घुटा जा रहा था। अंदर जहाज में सिसको सिर पकड़े बैठा था। वह अपने अंतर्मन, अपनी आत्मा से उलझा हुआ था। बेशक वह उन सबका कातिल था, लेकिन वे थे भी तो इसी योग्य। अगर वे जिंदा रहते न जाने कितने भयानक क्षण जन्म लेते। काफ़ी देर तक ये तिलिस्मी वातावरण बना रहा। फिर प्रोफेसर दयाल ने गहरी सांस ली और भारी आवाज़ में बोला, हमारे लिए इसके अलावा कोई और चारा नहीं था।
और इंसानियत का तकाजा भी यही था। भगवान साक्षी है, अगर मेरे साथ मेरी जवान बेटियां ना भी होती तब भी इस सिलसिले में मैं इतना भी पत्थर दिल साबित होता और अपनी आखिरी सांस तक इन गलीज नौजवानों को इनके गंदे इरादों में कामयाब ना होने देता। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैं अपने अजीज़ों व साथियों का दिल से आभारी हूँ, जिन्होंने इन विकट हालात में मुझे पूरे धैर्य व संयम से काम लिया। शैतान का शोक नहीं मनाया जाता, इसे एक दुस्वप्न समझ कर भुला दो। आओ मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वातावरण में व्याप्त खामोशी समाप्त हो गई। सब गहरी गहरी सांस लेने लगे। सिस्को कांपते कदमों से बाहर आ गया। सभी बिखरे लोग प्रोफेसर दयाल के गिर्द उसके निकट सिमट आए। प्रोफेसर दयाल ने कहना शुरू किया, मैंने जो कुछ तुमसे कहा है वह हकीकत नहीं है। ढलानों से परे की दुनिया में किसी को मालूम नहीं है कि वहाँ क्या है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि हमारा यह खौफनाक सफ़र कहाँ ख़त्म हो। जिस नई दुनिया की कल्पना मैंने तुम लोगों के सामने रखी थी वह सिर्फ एक धोखा था, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, निजी तौर पर मैंने वही सब ज़रूर सोचा था जो मैंने कहा था, यानी कि मैं अपनी बच्चियों के साथ किसी भी वक्त इन ढलानों को पार करने का इरादा रखता था। मैंने इन ढलानों को पार करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, लेकिन इन मासूम बच्चियों के आबरू खतरे में छोड़कर जाना मेरे ज़मीर ने सहन नहीं किया और मुझे अपना प्रोग्राम स्थगित करना पड़ा। हम हर वक्त उन खतरनाक नौजवानों के बारे में सोचते रहते थे जो अपने सीनों में ऐसा भयावह लावा दबाए बैठे थे जो किसी भी क्षण तबाही ला सकता था। मैंने मिस्टर सिस्को को अपने परीक्षण व अपनी योजना बताई, जिसे उन्होंने पसंद कर लिया। अगर हम इन नौजवानों को उस काल्पनिक दुनिया के ख्वाब न दिखाते तो वह कभी भी इसके लिए तैयार न होते। खैर, अब आगे की सोचना व करना हमारे हाथ में है। हम जहाज़ को यहाँ तक ले आए हैं क्योंकि उन सरफिरों की मदद बिना हम इस काम को इतनी आसानी से नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी वक्त नहीं गुजरा। इसे वापस भी तो ले जाया जा सकता है। आप लोग इस सफ़र के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं आपको मजबूर नहीं करता। हाँ, मैं आज ही यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे अब आपके जवाब का इंतज़ार है। हम वापस नहीं जाएंगे प्रोफेसर, आपने जो कुछ भी किया है ठीक ही किया है। हम आपका साथ देंगे, चाहे इसका अंजाम मौत ही क्यों ना हो। बहुत से लोगों ने कहा। मेरे बहादुर दोस्तों, ज़िंदगी संघर्ष का ही दूसरा नाम है। इस वीराने में हम अपाहिजों की तरह नहीं पड़े रह सकते। ज़िंदगी को दांव पर लगा दो। इस वक्त मुकद्दर ज़िंदगी है और मौत इन ढलानों पर मौजूद है और इन बर्फीले मैदानों में भी। हम तैयार हैं, सभी तैयार थे। अगर मौत ही उनका भाग्य थी तो फिर यूं सिसकते हुए उसका इंतज़ार क्यों करते। तब आओ, समय नष्ट ना करो। भाग्य हिम्मत वालों का ही साथ देता है। बाला, कविता, मेरी बच्चियों, आओ पहले हम ही इस सफ़र को आरंभ करें। प्रोफेसर की दोनों लड़कियां आगे बढ़ाईं, फिर दोनों बेटियों के कंधे पर हाथ धरे। सबसे पहले प्रोफेसर ने जहाज़ में कदम रखा और उनके पीछे दूसरी लड़कियां अचेत लड़कियों को उनके अभिभावक नौजवानों की मदद से जहाज़ में ले आए। जहाज़ के अंदर रस्सियों के बने हुए जाल के एक एक खाने में एक एक को बिठा दिया गया और रस्सियाँ उनके शरीरों से जकड़ दी गईं। एक एक कर सभी जहाज़ में आ गए। बहुत फूक फूक कर कदम रखना पड़ रहा था। जहाज़ कई बार डगमगा चुका था। आखिरकार अंतिम व्यक्ति भी अंदर आ गया और जहाज़ का दरवाज़ा मजबूती से बंद कर दिया गया। जहाज़ अब भी स्थिर था। तब प्रोफेसर दयाल ने एक रस्सा पकड़ा और जहाज़ के अगले हिस्से में पहुंच गया। फिर उनके इशारे पर सिस्को व उसके तीनों पायलट साथी भी उसके पास आ पहुंचे। जहाज़ का एक बार जोर से डगमगाया उसका अगला हिस्सा नीचे की ओर झुकने लगा था। उनकी देखा देखी कुछ और नौजवान भी रस्सा मजबूती से पकड़े वहां आ गए। जहाज़ का संतुलन बिगड़ गया। एक भयानक झटका लगा और सबकी चीखें निकल गईं। जहाज़ सुस्त रफ्तार से नीचे फिसल रहा था। वे सब विद्युत गति से ही वापस पलटे और रस्सियों की मदद से अपनी जगहों पर आ गए। जहाज़ ढलान पर आगे बढ़ रहा था। उसके पहियों की रगड़ बर्फ़ खुरच रही थी और जब वह बर्फ़ की गिरफ्त से छूट गया तो जहाज़ अचानक ही तूफ़ानी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। अब वह निरंतर यह तूफ़ानी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। अब वह निरंतर बर्फ़ पर फिसल रहा था, पर यह रफ्तार, उनके दिल उछलकर गलों में आ गए। खिड़कियों से बाहर का दृश्य नजर आ रहा था। जहाज़ के फिसलने से जमी हुई सख्त बर्फ़ खुरच कर ऊँची उठ रही थी और दोनों तरफ इस उछलती बर्फ़ की एक चादर ही उठाई थी। भय से सबकी आंखें बंद हो गईं। दिलों की धड़कनें सुस्त पड़ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वे आकाश से नीचे गिर रहे हों। सबकी यही अवस्था थी। सभी के दिमाग खाली हो रहे थे। बाहर का किसी को पता नहीं था। न जाने जहाज़ कहाँ जा रहा था, न जाने कितना फासला तय हो चुका था, न जाने कितनी सांसें शेष रह गई थी। अब वे सिर्फ हालत की दया पर ही निर्भर थे। अचानक जहाज़ बड़े ज़ोर से उछला। अब ऐसा लग रहा था जैसे वह शून्य में ऊपर की तरफ उठ रहा हो। बूढ़े प्रोफेसर दयाल ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर अपने पास की खिड़की से बाहर की तरफ देखा। जहाज़ सचमुच ही किसी चीज़ से टकराकर उछल गया था और अब उसके नीचे कुछ नहीं था। उसने अपनी दोनों बेटियों की तरफ देखा।
दोनों ही की गर्दनें लुढ़की हुई थी। दोनों ही बेहोश हो गई थी या शायद मर चुकी थी। अन्य लोग भी अधिकांश कुछ ऐसी ही स्थितियों में थे। जब तभी जहाज वेग से नीचे गिरा और रुक गया। फिर वह गेंद की तरह ही उछला और कई गड्ढे खाने के बाद फिर उसी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। लेकिन इस बीच जैसे प्रलय तो आ गई थी। खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। एक टूटा हुआ शीशा सिस्को की गर्दन में घुसकर गुद्दी से निकल आया था। जहाज की खिड़कियां व दरवाजे टूट टूट कर लोगों पर जा गिरे थे। किसी का सिर गायब हो गया था तो किसी की गर्दन। एड्रक का भेजा बाहर निकल आया था। किसी बूढ़े की गर्दन प्रोफेसर की गोद में आ गिरी थी और खून उबल रही थी। जहाज के पैंदे से बर्फ़ की रगड़ की आवाज़ कानों के पर्दे फाड़े दे रही थी। फिर जहाज के पैंदे में एक बड़ा सुराख हो गया और जो लोग उस सुराख के करीब बैठे थे उनकी टांगें गायब होने लगी। उनके बिना टांगों के शरीर उछलकर रस्सियों के जाल से निकल आए और पूरे जहाज में फुदकने लगे। बड़ा भयावह दृश्य था। कहीं सिर उछल रहे थे, कहीं कटे हुए हाथ और पांव तड़प रहे थे। कोई किसी खून उगलते धड़ के नीचे दब गया था, कोई अपने अचानक गायब हो जाने वाले कंधों को तलाश कर रहा था। खोली हुई खिड़कियों से बर्फ़ अंदर आ रही थी और खून पर बर्फ़ की तह जमती जा रही थी। फिर एक ज़ोरदार धमाका हुआ और जहाज का दरवाज़ा खुल गया। खुले दरवाजे से बर्फ़ की एक चादर अंदर घुस आई। फिर किसी मजबूत चीज़ से रगड़ खाकर दरवाज़ा उखड़ गया। मजबूत दरवाजे के उखड़ने से जहाज घूम गया, उसका रुख बदल गया। लेकिन उसका सफ़र अब भी जारी था। वह अब भी फिसल रहा था। प्रोफेसर के होंठों से खून की धार उबल रही थी, लेकिन उसके दांत सख्ती से भिंचे हुए थे और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। जहाज को एक और खौफनाक झटका लगा और वह सीधे नीचे को जाने लगा। और फिर दूसरे ही क्षण एक खौफनाक धमाका हुआ और उसके बाद कुछ ना था। शायद जहाज का ही सफ़र खत्म हो गया था। अगला दृश्य। श्वेत श्वेत आकृतियाँ उजागर और स्पष्ट होती गईं। वे इंसानी थे। उनके जिस्मों पर लंबे चोगे थे, लेकिन उनके चेहरे बहुत खौफनाक थे। वे खूंखार निगाहों से उसे घूर रहे थे और उनके इरादे अच्छे नहीं मालूम दे रहे थे। यही है, उनमें से एक ने गरजती हुई आवाज़ में कहा। हाँ यही है। पीछे से कई आवाज़ें उभरी। उनमें से कुछ आकृतियाँ पीछे से निकलकर आगे बढ़ आईं। तब उसने देखा, सबसे आगे वाली आकृति जॉन की थी। उसके हाथ में एक लंबा चाकू था। वह खूनी निगाहों से उसे घूरता रहा था और फिर उसने भयानक आवाज़ में कहा, बूढ़े शैतान, अब बोल, अब मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाएगा? तू मेरा कातिल है और अब मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हा हा हा, अब मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने चाकू लहराया और चाकू प्रोफेसर दयाल के बाएं कंधे में घुस गया। एक तेज़ करा उसके गले से निकली और जॉन कह कही लगाता हुआ पीछे हट गया। फिर दूसरे लोग सामने आए। ये वही नौजवान थे जिन्हें उसके हुक्म से ही मौत के मुंह में ढकेल दिया गया था। उन सब के हाथों में लंबे लंबे चाकू थे। फिर वह सब उसके शरीर को अपने चाकुओं से गोदने लगे और उन जख्मों से खून उबलने लगा। वे उसे सता कर मारना चाहते थे। उनमें से किसी ने भी चाकू का ऐसा वार नहीं किया जो कारगर होता और उसकी ज़िंदगी खत्म कर देता। वह मचलता रहा, कराहता रहा और नौजवान उसके जिस्म को छलनी करते रहे, यहाँ तक कि वह जख्मों से निडाल होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और नौजवान कहकही लगाने लगे। फिर उन्होंने उसे घेरे में ले वहशियाना नृत्य आरंभ कर दिया। वह उसके शरीर को ठोकरें मार रहे थे और हर ठोकर पर उसकी करा निकल जाती थी। काफ़ी देर तक यह नृत्य जारी रहा। फिर नौजवानों हाथों में पकड़े हुए चाकू ज़मीन पर फेंक दिए और उसकी तरफ झुकाए। उन्होंने उसे हाथों में उठा लिया और उसके ज़ख्मों ने चूर चूर जिस्म को लेकर एक तरफ चल दिए। उसकी आंखों के सामने नीला आसमान था और पूरा बदन दर्द से फटा जा रहा था। काफ़ी दूर चलकर वे रुके और उसके बाद उन्होंने उसे शून्य में उछाल दिया। उसके कंठ से निकलने वाली चीख से चारों दिशाएं तो काँप उठी। वह नीचे गिर रहा था और गहराइयाँ, न जाने इन गहराइयों का अंत कहाँ था। वह गिरता ही रहा, गिरता ही रहा। इस बीच एक धमाका हुआ। वह किसी चीज़ पर पड़ा था। तब उसका मस्तिष्क अंधेरों में डूब गया। वह उसी तरह गुमसुम पड़ा रहा। इतनी ऊंचाइयों से गिरने के बावजूद वह जिंदा था और अपनी हालत पर था। उसने उस जगह को टटोला जहाँ वह गिरा था। न जाने कौन सी जगह थी, न जाने कैसी जगह थी। उसके हाथ किसी लिजलिजी चीज़ से टकराए और भीग गए। तब उसने कठिनाई से आंखें खोली, इस गीली चीज़ को देखने लगा। कुछ क्षण तो कुछ नज़र नहीं आया, फिर आंखों की ज्योति वापस आती गई। उसने देखा कि उसके हाथ खून में डूबे थे। लेकिन वह लिजलिजी चीज़ क्या है? उसने कोहनियों पर जोर दिया, थोड़ी सी गर्दन उठाई, क्योंकि स्याह चीज़ थी। पूरी तरह होश आवाज़ संयंत्र कर उसने देखा। वह इंसानी जिस्म का कोई अंदरूनी हिस्सा था, शायद फेफड़े, कलेजा या कोई ऐसी चीज़। लेकिन ये किसका जिस्म था? कौन सी जगह है जहाँ उसे फेंका गया है? सिर पर आसमान भी नहीं है। ये काली सी छत कैसी है? और ये तो ज़्यादा ऊंची भी नहीं है। कोई संदूक? शायद संदूक ही है। लेकिन उन लोगों ने तो उसे किसी संदूक में बंद करके नहीं फेंका था। फिर ये संदूक में कैसे आ गया? वह हैरानी से सोचता रहा और फिर जैसे सब याद आ गया। वे नौजवान
कहाँ से आ गए? वे तो मर चुके थे। जॉन भी मर गया था और खुद वह। ओह, वह खुद तो जहाज़ में था। जहाज़? उसके जहन पे धमाका हुआ। जहाज़ में तो बाला भी थी, कविता भी, दूसरे भी कई लोग थे। पूरे जिस्म में भयंकर पीड़ा की उठती टीसों के बावजूद वह हड़बड़ाकर उठ बैठा और अब एक भयावह दृश्य उसकी आंखों के सामने था। वह उसी जहाज़ में ही था। जहाज़ का क्षतिग्रस्त मुड़ा थोड़ा ढांचा उसके सामने था। उसकी छत कहीं कहीं से पिचक कर फर्श से लग गई थी और उसके नीचे जो कोई भी था पिचक गया था और पिचके हुए शरीरों से खून अब भी फव्वारों की शक्ल में उछल रहा था। पूरे जहाज़ में खून ही खून था। अंग चारों तरफ बिखरे हुए थे। कुचले हुए चेहरे बहुत ही भयानक नजर आ रहे थे। पिचके हुए जिस्मों से अंदरूनी भाग भी बाहर निकल आए थे। मुर्दा इंसान एक दूसरे पर पड़े थे। तब सब कुछ इसे याद आ गया। सफ़र खत्म हो चुका था और यह जिंदा था। मगर कविता बाला, वह अपने घावों को भूल गया। उसने एक रस्सी पर दोनों हाथ टिकाए, टांगों पर जोर लगाया, उठ खड़ा हुआ। बाला! उसके गले से दहाड़ निकली। कविता! वह वह फिर चीखा और रस्सियां पकड़ पकड़ कर आगे बढ़ने लगा। वह फर्श देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसका दिल गम की पीड़ा में डूबा हुआ था। सब मर चुके थे, लेकिन वह कैसे जिंदा था? और अभी थोड़ी देर पहले जो मानसिक अवस्था उसकी थी, वह महज एक कल्पना ही थी। जागते में देखा एक ख्वाब था ये सब। उसके शरीर पर घाव थे जिनसे टीसें उठ रही थी, लेकिन ये घाव चाकुओं के नहीं थे। उसके पाँव की ठोकर किसी चीज़ से लगी और वह चीज़ उछलकर रस्सियों के जाल पर आ गिरी। उसने उसे देखा और दिल पकड़ कर रह गया। यह नौजवान एड्रक का सिर था, लेकिन वह किस किस को देखता? लंबे लंबे सुनहरी बालों में छुपा हुआ एक चेहरा उसके सामने था। ये मारिया थी, एक शौक व खुशमिजाज एयर हॉस्टेस, खूबसूरत और जवान, लेकिन उसका शरीर चेहरे के साथ नहीं था। शरीर न जाने कहाँ था। उसका दिल डूबने लगा। क्या कविता और बाला का चेहरा है भी, या इसी तरह खून में पड़ा होगा? ओह, ओ नहीं, वो नहीं हो सकता। कविता, बाला! उसने दहशत से कांपती हुई आवाज़ में पुकारा। रस्सियों के जाल में झांकता हुआ आगे बढ़ता रहा और फिर वह जहाज़ के आखिरी हिस्से में पहुंच गया। लेकिन लाशों के टुकड़ों में ज़िंदगी कहाँ से होती? कोई भी तो जिंदा नज़र नहीं आ रहा था। खून में डूबे हुए चेहरों से सही पहचान भी तो नहीं हो पा रही थी। पूरे पूरे जिस्म टुकड़ों के नीचे दबे पड़े थे। उसकी आंखों से आंसू उबल पड़े। बाला! उसकी डूबी हुई आवाज़ उभरी और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसका दिल बैठा जा रहा था। काफ़ी देर तक वह मुंह ढके बैठा रहा। फिर उसने चेहरे से दोनों हाथ हटाए। मौत इतनी भयानक भी हो सकती है, ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। फिर अब उसे क्या करना चाहिए? खुदकुशी? एक शब्द उसके जहन में उभरा। अब इस एकाकी जीवन में रखा भी क्या था? न जाने वह खुद क्यों बच गया, ये सब देखने के लिए। खुदकुशी पाप है, लेकिन इन हालात में जब सभी साथी बिछुड़ गए, सब मौत का शिकार हो गए, फिर अब इस निरुद्देश्य ज़िंदगी से उसे भी क्या ज़रूरत थी? वह अकेला ज़िंदा रहकर भी क्या करेगा? लेकिन लेकिन अपनी बच्चियों को एक आखिरी नज़र देख तो लूँ। उन्हें देखे बिना मरने पर तो मेरी आत्मा को करार नहीं आएगा। जहन में उभरे सब ख्याल के साथ ही वह अपने शरीर के घावों को भूल गया। उसने जहाज के उस अंतिम छोर से देखना आरंभ किया। वह लाशों को उलट पुलट करने लगा। इंसानी सिर, धड़ व दूसरे अंग उठाकर एक तरफ डालने लगा। वह इन टुकड़ों को गौर से देखता जा रहा था। वह अपनी बच्चियों के शरीर के टुकड़ों को तो सूंघ कर भी पहचान सकता था, पर अभी तक उसके नसीब में एक भी टुकड़ा देखने को न मिला था। वह आगे बढ़ता रहा, लाशें खंगालता रहा और फिर अचानक ही उसका दिल उछलकर गले में आ गया। उसे बाला की शक्ल नजर आई थी। हाँ, वह बाला का ही सिर था जो बहुत सी लाशों के नीचे दबा पड़ा था। उसके चेहरे पर खून ही खून था, लेकिन एक बाप तो अपनी बेटी को इस हालत में भी पहचान सकता था। मेरी बच्ची! उसके दिल से कराह निकली और उसने बाला का सिर उठाकर सीने से लगा लेना चाहा, लेकिन वह सिर अपने धड़ से अलग नहीं था। इस सिर से गर्दन जुड़ी हुई थी। ये महसूस करते ही प्रोफेसर ने जल्दी जल्दी उसके जिस्म पर पड़े इंसानी जिस्मों के कटे अंग हटाए और बाला को निकाल लिया। बाला का शरीर सुरक्षित था, हालांकि पूरा शरीर में खून में डूबा हुआ था, लेकिन कोई भी अंग कटा नजर नहीं आ रहा था। उसने तेजी से उसे उठाकर एक साफ जगह पर ला लिटाया। फिर उसके दिल की धड़कनें सुनने लगा। फिर वह उछल पड़ा। बाला का दिल धड़क रहा था। वह जिंदा थी, जिंदा। लेकिन कविता? उसे तो जिगर के दोनों टुकड़ों से एक सी मोहब्बत थी। उसे भी ढूंढा जाए। शायद कुदरत अपना कोई चमत्कार दिखाने पर ही आमादा हो, वरना इन हालात में बाला का जीवित बच निकलना भी एक आश्चर्य ही तो था। अब उसने लाशें उलटने की रफ्तार बहुत तेज़ कर दी। उसने देखते ही देखते पूरे जहाज़ को खंगाल डाला, लेकिन उसे ताज्जुब होने लगा। कविता की ना तो कहीं लाश थी, ना ही उसका कोई निशानी मिल पाया। उसने एक बार फिर लाशों को टटोला, चेहरे पहचाने, लेकिन व्यर्थ। कविता का कहीं कुछ पता नहीं था। अब एक ही बात सोची जा सकती थी। वह जहाज़ के उस हिस्से में थी जो पिचक गया था और जिसके नीचे से कोई भी लाश नहीं निकाली जा सकती थी। कविता उससे दूर चली गई थी।
बाला के जिंदा मिल जाने की खुशी के मुकाबले यह एहसास कुछ ज़्यादा ही कष्टप्रद था। वह अपनी बच्ची की लाश भी नहीं देख सकता था। वह थके थके कदमों से बाला के रक्त रंजित जिस्म के करीब पहुंच गया। उसने धुंधलाई हुई आंखें साफ की और इसके जिस्म को टटोलने लगा। मासूम के कई हिस्सों से खून रिस रहा था, लेकिन शरीर प्रकट में सही सलामत ही मालूम होता था। कोई बड़ी चोट या घाव नज़र नहीं आ रहा था। वह केवल बेहोशी मालूम हो रही थी। बाला, मेरी बच्ची। बाला, होश में है मेरी बच्ची, वह भर्राए स्वर में बोला। और उसी वक्त उसके कानों में एक चीण सी आवाज़ गूंजी, डैडी। शायद बाला होश में आ गई। उसने बाला की तरफ देखा, फिर उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, बाला, बाला। डैडी। बारीक आवाज़ फिर उभरी और वह उछल पड़ा। ये बाला की आवाज़ नहीं थी और ना ही बाला के होंठ हिले थे। हाँ, ये तो कविता की आवाज़ थी। निसंदेह ये कविता की आवाज़ थी। कविता? वह पागलों की तरह चीखा और तेजी से ही चारों तरफ देखने लगा। डैडी। आवाज़ इस बार तेज़ थी और तब उसे आभास हुआ कि आवाज़ तो जहाज़ के बाहर से आ रही है। दूसरे ही क्षण वह जहाज़ के दरवाजे की तरफ लपका और उसकी ऊंचाई का अंदाज़ा किए बिना ही नीचे कूद गया। कविता। उसने एक बार फिर चीख कर आवाज़ दी, डैडी। उसने अपने बाईं तरफ से कविता की आवाज़ सुनाई दी और वह उस तरफ लपका। तब उसने कविता को लड़खड़ाते कदमों से अपनी तरफ आते देखा। वह तीर की माने लपका और कविता के निकट पहुंच गया। कविता, मेरी बच्ची, मेरी आंखों की ज्योति। उसने कविता को सीने से बींच लिया और फिर वह उसके बदन को टटोलता चला गया। मैं ठीक हूँ डैडी, कुछ एक मामूली चोटी है। बाकी लोग कहाँ हैं? वह भी ठीक है, सब ठीक है। हे प्रभु, कितना दयालु है तू। उसने आंसुओं में डूबी आंखों से आसमान की तरफ देखा। भगवान की लीला ही तो थी ये। ऐसी हालत में जबकि जहाज में मौजूद एक एक प्राणी मौत की गोद में सो चुका था, वे तीनों जिंदा थे। दिमाग मान ही नहीं रहा था, लेकिन भगवान की लीला का तो कोई पार नहीं है। उसने कविता से कुछ नहीं पूछा और जहाज के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे वहीं रुकने के कह वह उछला और जहाज के दरवाजे से लटक गया। फिर उसने अपने जिस्म को ऊपर उठाया और जहाज में प्रविष्ट हो गया। बाला उसी तरह बेसुध पड़ी थी। उसने उसकी नब्ज़ टटोली। नब्ज़ पूर्ववत चल रही थी। वह बाला को सावधानी से उठाकर दरवाजे तक लाया, नीचे बैठा और उसे उठाए सावधानी से ही नीचे कूद गया। दीदी। कविता के मुंह से चीख निकल गई और वह बाला पर झुक गई। ठीक है, सिर्फ बेहोश है, कोई गंभीर चोट नज़र नहीं आ रही है। तुम कोई उचित जगह तलाश करो जल्दी। इधर इधर आइए डैडी। मैं 2-3 घंटे से इस इलाके में भटक रही हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे काफ़ी फासला तय करना पड़ा। इस तरफ नर्म घास की झाड़ियाँ हैं, बेहद नर्म। शायद मैं उन्हीं की वजह से बच गई, वरना। प्रोफेसर बाला के अचेत शरीर को उठाकर तेज़ तेज़ कदमों से चल पड़ा। थोड़ी देर में वो उस आश्चर्यजनक सुनहरी घास की झाड़ियों के निकट पहुँच गए, जो छोटी छोटी वो बहुत नर्म थी। उसने बाला को घास पर लिटा दिया और फिर जल्दी से अपनी कमीज़ उतार दी। कमीज़ फाड़कर उसने बाला के चेहरे का खून साफ किया और फिर दोनों उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे, पर काफ़ी देर की कोशिश के बाद भी असफल रहे। बाला जीवित थी, उस पर लंबी बेहोशी छाई हुई थी। कविता उठ गई। उसने आसपास से सूखी घास एकत्रित की और फिर पत्थर के 2 टुकड़े उठा लाई। वह पत्थरों की रगड़ से आग जलाने की कोशिश करने लगी। इस बीच प्रोफेसर निरंतर बाला को होश में लाने की तरकीब करता रहा था। कविता आग जलाने में कामयाब हो गई। उसने सूखी टहनियाँ व बहुत सी घास आग में झोंक दी और आग की आनंदप्रद सी तपिश दूर दूर तक फैल गई थी। बाला की सांस बाला की सांस सामान्य ही थी और यही बात इत्मीनान का कारण थी। प्रोफेसर को उसके शरीर पर एक भी गहरा घाव नहीं मिला था। यह बेहोशी शायद दिमाग की किसी अंदरूनी चोट का नतीजा थी। प्रोफेसर ने कुछ गहरी गहरी सांसें ली और कविता की तरफ देखा। खुद को संभाले रखो बेटी, हमें किसी भी प्रकार की स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जहाज के दूसरे लोगों की क्या हम कोई मदद नहीं कर सकते डैडी? क्या घायल हमारी मदद पर आश्रित नहीं है? कविता कुछ सोचती हुई बोली। इन विकट क्षणों में भी उसे दूसरों की चिंता सता रही थी। मेरा ख्याल है कि दीदी खतरे में नहीं है। मैं इनकी देखभाल कर रही हूँ, आप उन लोगों को देखिए। और प्रोफेसर की गर्दन झुक गई। वह भर्राई आवाज़ में ही बोला, अब उनमें से कोई भी हमारी मदद का मोहताज नहीं रहा बेटी, वे सब। ओह, कविता की डूबी हुई आवाज़ उभरी। तो क्या? हाँ, कठिनाई से ही कह पाया प्रोफेसर और फिर चौंक कर बोला, लेकिन क्या तुमने उन्हें नहीं देखा? और बेटी, तुम जहाज़ से बाहर कैसे पहुंच गई? मुझे कुछ एहसास नहीं है डैडी। जहाज़ की तेज़ रफ्तार से दिमाग सुन्न हो गया था। होशो आवाज़ गुम हो गए थे। झटके लग रहे थे और बहुत सी चीज़ें मेरे शरीर में टकराई थी। मुझे चोट का एहसास भी नहीं था, बस जिस्म सुन्न हो गया था। फिर जहाज़ को एक तेज़ झटका लगा और मैं अपनी जगह से उछल गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उड़ती हुई जहाज़ के खुले दरवाजे से बाहर निकल गई। मुझे नीचे गिरने का एहसास भी था डैडी। बस इसके बाद मैं होश खो बैठी। होश आया तो यहाँ से बहुत दूर ऐसी ही घास के एक बड़े ढेर पर पड़ी थी। बड़ी नर्म घास है, शायद मैं इसी पर गिरने के कारण बच गई। अविश्वसनीय बात है, परंतु भगवान की लीला पर विश्वास करना ही पड़ता है। कुदरत हमें बचाना चाहती थी
और जब बचाने वाला बचाना चाहता है तो ऐसे ही अविश्वसनीय हालात देखने को मिलते हैं। खैर, फिर क्या हुआ मेरी बच्ची? होश में आते ही मैं घास के ढेर से उतर आई। मुझे आपकी तलाश थी। दूर से ही मुझे यह जहाज़ नज़र आ गया। मैं उसकी तरफ चल पड़ी, फिर आखिर यहाँ तक पहुँच गई। गौर करो कविता, जहाज़ उस ऊंचाई से इस घाटी में गिरा है कि कोई यकीन नहीं कर सकता कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी कोई चीज़ सलामत रह सकती है। लेकिन हम बच गए। काश दूसरे भी जिंदा बच जाते। सब मर गए डैडी, कोई भी जिंदा नहीं बचा। कविता ने सरसराते लहजे में पूछा। हाँ बेटी, कोई भी जिंदा नहीं बचा। प्रोफेसर की आवाज़ भीग आई थी। कविता की आंखों से भी आंसू बह निकले। इसी क्षण बाला की कराह सुनाई दी और वे दोनों उछल पड़े। प्रोफेसर ने उसका सिर उठा लिया और उसके रक्त रंजित बालों में उंगलियां फेरते बोला, बाला, बाला, मेरी बच्ची बाला। बाला ने धीरे धीरे पलकें झपकाईं और फिर उसने आंखें खोल दी। डैडी, वो कमज़ोर आवाज़ में बोली। हाँ मेरी बच्ची, मैं तेरे पास ही हूँ, मैं तेरे करीब हूँ मेरी बच्ची। प्रोफेसर ने उसका सिर सीने से लगा लिया। कविता कहाँ है? मैं यहाँ हूँ दीदी, ये रही तुम्हारे पास। भगवान का शुक्र है प्रभु का, बाला के मुंह से निकला और फिर वह चौंक कर तेजी से बोली, आप जख्मी हैं डैडी? आप ज़्यादा जख्मी तो नहीं हैं? नहीं मेरी बच्ची, तुम्हें क्या चोट आई है मुझे बताओ। प्रोफेसर अभी भी कठिनाई से ही अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख पा रहा था। मैं नहीं जानती, क्या मैं भी जख्मी हूँ? दूसरे लोगों का क्या हाल है? सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर ने उसका गाल थपथपाते हुए कहा और बाला सहारा लेकर बैठ गई। प्रोफेसर आंतरिक खुशी महसूस कर रहा था। हालांकि वे एक भयावह दुर्घटना का शिकार हो गए थे, पर यह क्या कम था कि खुद प्रोफेसर के जिस्म पर कोई जख्म नहीं आया था। उसकी अपनी दोनों बेटियां जिंदा थीं। न्यूयॉर्क से रवाना होने वाले उस जहाज़ के स्टाफ सहित 304 यात्रियों में से केवल वे तीनों ही जिंदा बचे थे। पर कौन जानता था उन्हें अभी और कैसे कैसे अजूबे देखने को मिलते थे। फिलहाल तो वे इस जगह के बारे में भी कुछ नहीं जानते थे। वे कहाँ हैं और यहाँ उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ये उनमें से कोई भी नहीं जानता था। बाला बिल्कुल ठीक थी। उसके शरीर पर घाव तो कई थे, पर एक भी घाव गंभीर नहीं था। प्रोफेसर कितनी देर तक दोनों बेटियों को सीने से लगाए घास के ढेर पर बैठा रहा। उसकी निगाहों में अपने साथियों के चेहरे नाच रहे थे, जहाँ अंदरूनी दृश्य घूम रहे थे। अगर लड़कियां भी उस दृश्य को देख लेती तो या तो खौफ से पागल हो जाती या उनके हार्ट फेल हो जाते। तो चलिए दोस्तों, माया जाल के इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।